नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। यह है हमारी वीडियो नंबर 11 और वीडियो नंबर 10 में हमने बात करी थी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, जहां हमने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया था। जितने भी कॉन्सेप्ट्स या जितनी भी असम्पशंस जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में होती हैं, हमने उनकी सभी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे कन्वेंशंस के बारे में, और कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट्स में हमने जो डिफरेंस था वो अपनी वीडियो नंबर 8 में दिखा दिया था, 8 में बता दिया था। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं कि कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट में क्या फर्क होता है। फिर भी अगर मैं बात करूं कि कन्वेंशन, तो कन्वेंशन जो होती है वो रिजल्ट होता है एक टाइम पीरियड के दौरान जो चेंजेज आए हैं, जो सुधार हुए हैं, उनका रिजल्ट होते हैं कन्वेंशन। और ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते, बल्कि अगर मैं कहूं कि कॉन्सेप्ट्स को, तो कॉन्सेप्ट्स को मानना आपके लिए जरूरी है, बल्कि जो कन्वेंशंस का जिक्र करता हूं तो ये आपके प्रेजेंटेशन को शो करती है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, आप अपने जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनको किस तरीके से, किस दायरे में रह करके आप दिखाओगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारी जो कन्वेंशन है, सबसे पहले अगर मैं कन्वेंशन का जिक्र करूं तो प्रीपार्टी है जो हमारी कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है पूरी तरीके से वर्णन करना, पूरी तरीके से बता देना। और सर किनको बताना है? आपने बताना है ऑल द इंफॉर्मेशन should be completely disclosed, आप जितने भी इंफॉर्मेशन है आप उनको पूरी तरीके से लिखोगे। तो सर लिखोगे कहां पर? अपने फाइनल अकाउंट्स में। और फाइनल अकाउंट्स में भी सर आप जब भी इंफॉर्मेशन को लिखते हैं तो ऑल द इंफॉर्मेशन का अगर मैं जिक्र करता हूं तो ये वो इंफॉर्मेशन होंगी, ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ मटीरियल इंटरेस्ट ऑफ यूजर, जो यूजर के मटीरियल इंटरेस्ट वाली होंगी। मतलब जो यूजर्स वास्तव में आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ करके जानना चाह रहे हैं, वो सभी बातें जो हैं आप अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में डिफाइन करोगे, अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में शो करोगे। लेकिन सर क्या हम अपने सीक्रेट्स शो करेंगे? नहीं, हम अपने सीक्रेट्स शो नहीं करेंगे, बल्कि हम तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। जो स्पेसिएंट इंफॉर्मेशन होगी हम केवल वो प्रोवाइड कराएंगे, हम अपने सीक्रेट्स नहीं प्रोवाइड कराएंगे। मतलब फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि आप कंप्लीटली जो इंफॉर्मेशन है, आप जो जानना चाह रहे हैं, जो आपके पक्षकार हैं, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वाले में रुचि रखने वाले पक्षकार हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो जो जानना चाह रहे हैं, आप उन सभी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन सर आप अपने सीक्रेट्स नहीं बताएंगे। यहां तक मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद क्या एक कुछ प्रावधान करे गए, जो आपको बताया गया कि आप बैलेंस शीट में शो कर दोगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस तरीके से शो करोगे। लेकिन फिर भी कुछ आइटम जो हैं वो ना तो बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, रह जाते हैं, और ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। तो उनके लिए क्या है? सो मैं लिख देता हूं वेरियस आइटम्स which don't have या which don't find any place in final statements। ऐसे आइटम जो जगह नहीं प्राप्त कर पाते फाइनल स्टेटमेंट में, are shown in below the balance sheet, are shown in below the balance sheet by way of footnote, ऐसे आइटम जो बैलेंस शीट या फाइनल अकाउंट्स में मैं अगर बात करूं तो फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में जगह नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो शो करे जाएंगे बैलेंस शीट के नीचे। वो बैलेंस शीट के नीचे दिखाए जाएंगे, और किस रूप में दिखाए जाएंगे? फुटनोट के रूप में दिखाए जाएंगे। अब सबसे पहले जो होगा वो हो सकता है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट
लायबिलिटीज। सर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होता है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मतलब संभावित आपके दायित्व, आपके संभावित दायित्व जो आज तो आपके ऊपर दायित्व नहीं है, आज तो आपकी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है वो आपके ऊपर लायबिलिटी हो जाए। जैसे अगर कोई आपका केस चल रहा है, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है और उस लायबिलिटी के लिए आपके ऊपर केस चल रहा है, आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे ऊपर लायबिलिटी है, और दूसरा जो पर्सन है या दूसरा जो पक्षकार है वो ये कह रहा है कि ये आपके ऊपर लायबिलिटी है, वो कोर्ट में गया होगा इस बात को लेकर के, वहां पे आपका केस चल रहा है, आप हारे तो आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। आप इनका वर्णन जो है, आप इनको डिस्क्लोज आप बैलेंस शीट में नहीं कर पाएंगे और ना ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर पाएंगे। तो सर ये क्योंकि ये अभी तक मनी के अमाउंट में नहीं है, अभी तक आपको कंप्लीटली नहीं पता कि आप प्रोविजन या आपकी जो लायबिलिटी वो कितनी बनेगी, आप कंप्लीटली नहीं बता सकते। तो इसके लिए क्या करा गया, इसके लिए बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट के रूप में हमने वो सभी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो है वो लिख देनी है, ताकि जो स्टेक होल्डर हैं, ताकि जो आपके बिजनेस में रुचि रखने वाले हैं, ताकि आपके जो बिजनेस में पैसा लगाने वाले हैं उनको आपकी असलियत का पता चल जाए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नंबर 2 और क्या क्या हो सकता है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और हो सकता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू को बताना क्यों जरूरी है? देखिए, आपने जो इन्वेस्टमेंट करी होगी वो आपने दिखा रखा होगा कि ये हमारी एसेट्स हैं, और बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में एसेट्स होने का मतलब आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है। आपने दिखा रखा मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैंने कोई शेयर खरीद रखे हैं किसी कंपनी के, वहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है लगभग 5 लाख रुपए की। वहां से तो देखने से यही पता चल रहा है कि आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मतलब वो बहुत अच्छी पोजीशन पर हो आप। लेकिन असल में आपकी मार्केट वैल्यू का आपको जब तक लोगों को नहीं पता है तब तक वो ही पोजीशन जो है वो आपके लिए सही नजर आ रही होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि मार्केट वैल्यू जो है उसकी कीमत बहुत ही कम है, मार्केट में आपकी जो है इन्वेस्टमेंट की कीमत बहुत ही कम है, वो जो 5 लाख के शेयर आपने खरीदे थे अब उनकी कीमत लगभग 50,000 रुपए रह गई है, तो ये जो है ये चीजें भी आपने नीचे शो करनी पड़ेंगी कि सर हमारी जो मतलब आप किसी के सामने झूठ नहीं बोल सकते, आपको सही सही चीजों में वर्णन करनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी। यही कहता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, जो है कन्वेंशन, हमारी सेकंड कन्वेंशन है जो है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, सारता का सिद्धांत। और ये सिद्धांत या परिपाटी जो है ये बिल्कुल उल्टा है हमने जो इससे पहले कन्वेंशन पढ़ा था उसका। हमने जो पढ़ा था, हमने एक्सेप्शन, ये है एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। हमने जो फुल डिस्क्लोजर वाला कॉन्सेप्ट या परिपाटी हमने पढ़ी थी, कन्वेंशन जो पढ़ी थी, ये बिल्कुल उसका उल्टा है, या मैं कहूं बिल्कुल उसका अपवाद है। वो सिद्धांत कहता था कि आपने सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है, सारी इंफॉर्मेशन का वर्णन करना है, लेकिन ये कहता है कि इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉट नीड टू बी डिस्क्लोज्ड। जो हमारे लिए इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो जरूरी नहीं है वो दिखाना, उनका वर्णन करना जरूरी नहीं है। और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी होंगी ये कैसे पता चलेगा? तो ये जज करा जाएगा ट्रांजैक्शन की नेचर देख करके, आपको कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो इररेलेवेंट लग रही है। ये अकाउंटेंट के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो उसको इररेलेवेंट लग रही है। उसको लगता है कि ये किसी भी पक्षकार के लिए, किसी भी स्टेक होल्डर के लिए जो है वो फायदे की चीज नहीं है, बताना और ना बताना उसके लिए जरूरी नहीं है, ये किसी भी पक्षकार के लिए कोई जरूरी नहीं है। तो इट विल बी जज बाय नेचर ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, ये था हमारा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। और अब जो कन्वेंशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, या मैं कहूं तो प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म मतलब रूढ़िवादिता, और रूढ़िवादिता का मतलब होता है अपनी पुरानी जड़ों से
पुराने विचारों से जुड़े रहना, पुरानी जड़ों से जुड़े रहना। देखिए, अगर मैं कहूं, आपको मैं एक एग्जांपल दूं और आपको ये बोलूं कि आपको अगर ये पता हो कि आपको फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो आप क्या करेंगे, तो आपका जवाब होगा हम फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसके लिए पहले ही तैयारियां शुरू कर देंगे। हम उस लॉस को कम करने के लिए, या मैं ये कहूं कि हम अब ज्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचेंगे, या हम और किसी तरीके से हम उस लॉस को कम करने की सोचेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो क्या आप उस प्रॉफिट के लिए अभी से अपने खर्चे बढ़ा देंगे या प्रॉफिट होने के बाद बढ़ाएंगे, तो आपका जवाब होगा सिर्फ प्रॉफिट होने के बाद बढ़ाएंगे। तो ये जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है, ये भी रूढ़िवादिता की वही परिपाटी है। ये कहता है ऑल एंटिसिपेटेड लॉस, ऑल एंटिसिपेटेड लॉस, जितने भी संभावित हमारे लॉसेज हैं, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स, आर रिकॉर्डेड इन बुक्स। जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेज होंगे वो हमने क्या करने हैं, वो हमने रिकॉर्ड कर लेने हैं बुक्स में। मेरी बात आप समझ गए? मतलब हम क्या करेंगे, प्रोविजंस बना लेंगे, प्रोविजंस विल बी मेड फॉर दैट लॉसेज या दैट नॉन लायबिलिटी, फॉर नॉन लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो हमें पता है कि ये आएंगी, ऐसी लायबिलिटी जो हमें पता है ये आएंगी, उनके लिए हम पहले ही प्रोविजन मतलब प्रावधान बना लेंगे। हम प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा पहले ही निकालने लग जाएंगे ताकि वो जिस दिन वो लॉसेज आए तो हमारे उस साल के प्रॉफिट पर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। बिल्कुल ही हमें ऐसा ना लगे कि सर इस साल तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। वो जो लॉसेज होंगे वो इन प्रोविजन से खत्म कर दिए जाएंगे, मतलब वो लॉसेज इन पैसों से खत्म करने की कोशिश करी जाएगी। मेरी बात आप यहां समझ गए होंगे। अब इसका जो सटीक एग्जाम्पल है, वो सटीक एग्जाम्पल सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो ये कहा जाता है कि आप जब आप अनसोल्ड गुड्स जो आपके हैं, अनसोल्ड गुड्स, या मैं ये कह दूं स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स मतलब स्टॉक इज वैल्यूड एट, स्टॉक है उसकी वैल्यू किस प्राइस पर करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस उसका जो हमने लगाया था वो वाला प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब जिसमें हम उस माल को लेकर के आए थे वो, और मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस, मार्केट में जो अभी चल रहा है वो। साल के लास्ट में जब स्टॉक की वैल्यू करेंगे, अभी तक ये बिका नहीं हमारा, लेकिन हमने वैल्यू तो निकालनी है ताकि जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो हमें ये पता चले कि आज फाइनल अकाउंट बनाने टाइम ये हमारा जो स्टॉक है उसकी वैल्यू आज की कितनी है, मतलब आज हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है साल के आखिर में। तो उसकी जो कैलकुलेशन करेंगे, अब आप ये बताइए क्या उसकी कैलकुलेशन आप कॉस्ट प्राइस पर कर सकते हैं? सर नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो कॉस्ट प्राइस पर भी ना बिके, तो ऐसा लॉस है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कम प्राइस दिखाना पड़ेगा। तो सेम ऐसे ही क्या उसकी मार्केट वैल्यू पे दिखाओगे, आज जो मार्केट वैल्यू, क्यों सर मार्केट वैल्यू पे क्यों दिखाना, हो सकता है वो कॉस्ट पे बिके, आज मार्केट वैल्यू है लेकिन हो सकता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही बिके, मार्केट वैल्यू पे ना जाए। तो हम क्या कहते हैं, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लेस, इनमें से जो भी कम है। मार्केट प्राइस को ही हम रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं, जिसमें रियलाइज हो जाएगी, जिसमें ये खत्म हो जाएगा, बिक जाएगा, मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। हम स्टॉक की वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं ये पूछा जाता है, तो ये बता देंगे आप कि आप कॉस्ट प्राइस में से या मार्केट प्राइस में से जो भी कम होगा उस दिन हम उसी वैल्यू को लिखेंगे, मतलब हम पहले ही हमने उसको कम करके दिखा दिया, हमने अपने लॉस को पहले ही लॉस मान लिया, जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है हम उसको आज ही लॉस मान लेंगे और उसके लिए आज ही कुछ प्रावधान कर देंगे, कुछ प्रोविजन कर देंगे। आई होप ये जो 3 कन्वेंशन है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। यहां पर हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला टॉपिक जो है वो बिल्कुल खत्म होता है। कल फिर से नई वीडियो के साथ हम आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।